accountancy class. As you know, myself Daya Joshi, your accountancy teacher. Now we will start a new topic and new chapter also. So student, as you know, the second part of accountancy, financial statement, we have already completed. Now we will start the new chapter and the new part A, volume 1, not for profit organization, financial statement of not for profit organization. Okay, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेटा देखो नाम में ही इसका मतलब समझ इंक्लूड है. कैसे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या होता है जब ये प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती? इट मीन्स दे आर डूइंग अ वर्क जस्ट लाइक अ वेलफेयर सोसाइटीज. ये ऐसी वर्क करती हैं जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर करता है. तो इस तरीके की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो वर्क करती हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं करती. एज यू नो, द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मेन मोटिव इज नॉट फॉर प्रॉफिट. ठीक है, यहाँ पे मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन या मीनिंग, हम कुछ भी कह सकते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोसाइटीज को अपनी सर्विसेज देना है. ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, literary societies and welfare organization. These all are the not for profit organization. Now we will talking about कि अगर ये प्रॉफिट नहीं, सेल नहीं कर रही हैं, परचेज नहीं कर रही, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? द मेन थिंग इज हमें इनकम रिसीव कैसे होगी? तो इनको जो इनकम रिसीव होती है वो फंड्स के थ्रू होती है. कौन कौन से फंड्स हैं जो हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव होते हैं? पहला है डोनेशन. ठीक है, डोनेशन आप सबको मालूम है, जब भी हम किसी भी चैरिटेबल सोसाइटी को डोनेट करते हैं तो वो उनकी क्या हो जाती है? अर्निंग हो जाती है. तो फर्स्ट इनकी अर्निंग का सोर्स क्या हुआ? डोनेशन. सेकंड होता है इनका मेंबरशिप फीस. मेंबरशिप फीस क्या होती है बेटा? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्टार्ट की जाती है, इनके कुछ मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स को, जो मेंबर्स इस सोसाइटी से इंक्लूडेड होते हैं, उनको हर मंथ या ईयरली कुछ ना कुछ फीस पेमेंट करनी होती है. उसको हम कहते हैं मेंबरशिप फीस. नाउ द थर्ड पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन, एज यू नो द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन बेटा अगर जनरली लैंग्वेज में मैं कहूँ तो चंदा. आपने देखा होगा रोटरी क्लब का चंदा या फिर लॉयंस क्लब का. तो ये सारे जो चंदे लिए जाते हैं, सब्सक्रिप्शन लिए जाते हैं, ये भी एक अर्निंग है इन सोसाइटीज की. ठीक है, इसके अलावा ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट. ऐसे जो वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं उनको गवर्नमेंट भी बहुत सारी ग्रांट्स देती है, क्योंकि ये लोग सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे होते हैं. तो इनको जो भी इनकम रिसीव होती है और उसमें उसके अलावा कुछ ग्रांट्स भी दी जाती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं. तो इनका मेन इनकम के सोर्स क्या है? डोनेशन है, मेंबरशिप फीस है, सब्सक्रिप्शन है, ग्रांट फॉर गवर्नमेंट है, एंड सम टाइम दे आर टेकिंग अ लोन ऑल्सो. लोन भी इनकी इनकम का ही एक पार्ट है. तो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द such type of society. Is it clear? Okay, now we will talk about characteristic of features and profit organization. तो मेन पर्पस क्या होता है इनका? द मेन पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ सोसाइटी इज cultural, educational, religious and professional objectives to people's to rendering a service to people. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनका मेन पर्पस जो होता है वो सोसाइटी में किसी भी तरीके से एजुकेशनल से या रिलीजियस मेथड से या प्रोफेशनल तरीके से सोसाइटी को हेल्प करना है.
ठीक है, ओनरशिप, इट इज अ सेट अप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, इट इज नॉट ओन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती, ये जो बनाई जाती हैं वो सोसाइटी के लिए बनाई जाती है। तो सोसाइटी के कुछ मेंबर्स मिलके इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन मोटिव होता है वो ओनरशिप जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती, बल्कि ये डायरेक्टली बिलोंग किसको करते हैं, सोसाइटी को। प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर के नेम से ही हमें क्लियर है कि इसमें जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनका मेन काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, अगर इनकी इनकम ज़्यादा हो रही है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होती है तो इनके कुछ सरप्लस आ जाते हैं और इन सरप्लस को ये यूज़ करते हैं आगे अपने बिजनेस के लिए, या फिर अपने जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसको इंक्रीज करने के लिए। मैनेजमेंट नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये ट्रस्टीज का फंड ग्रुप होता है, मैनेजमेंट कमेटी का ग्रुप होता है। फंड के लिए मैंने अभी आपको बताया इनके फंड अर्निंग के मेन सोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से ये लोग फंड अर्न करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर विच इंक्लूड रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट। इनके जो मेन अकाउंट बनाए जाते हैं वो हम 3 तरीके के अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड अकाउंट जो बनेगा हमारा, इट्स अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द थर्ड अकाउंट इट इज अ बैलेंस शीट, ठीक है। तो 3 मेन अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रिसीप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट क्या है। तो बेटा नाम से पता चल रहा है, रिसीप्ट जो कुछ भी मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है, मिल रहा है, सीधी सी बात है, जो कुछ मुझे मिल रहा है वो सब किस में आ जाएगा, रिसीप्ट अकाउंट में, ठीक है। और पेमेंट क्या होता है, जो कुछ भी मैं पेमेंट कर रही हूँ, मैं सैलरी दे रही हूँ, मैं वेजेस दे रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बिल दे रही हूँ, स्टेशनरी का बिल दे रही हूँ, सोसाइटी है तो सोसाइटी में कई तरीके के फंड हैं, उन सारे फंड को जब मैं पे कर रही हूँ तो वो सारे मेरे क्या हो जाते हैं, पेमेंट। तो जितना भी पेमेंट आएगा वो हमारा पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहला अकाउंट जो हम बनाते हैं वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। आई विल सेंड यू फॉर्मेट ऑल्सो कि विच टाइप ऑफ फॉर्मेट वी आर यूजिंग इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में जो हम लिखते हैं वो आता है बैलेंस, बैलेंस फॉर कैश एंड बैंक। बैंक और कैश का जो बैलेंस होता है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले शो किया जाता है। तो जो हम सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो मेन थिंग है, इंपॉर्टेंट थिंग, वो है रिसीप्ट्स। तो बेटा रिसीप्ट्स क्या होती हैं, जो कुछ भी हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। और पेमेंट, जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सीधा सीधा फंडा है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें रिसीव हो रहा है वो कैश रिसीव हो रहा होता है। तो कैश का हमें क्या दिया हुआ होता है, बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी हमारा कैश के थ्रू भी हो सकता है और बैंक के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिखना है, बैलेंस बीडी, कैश और बैंक के थ्रू। फिर हम दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन में हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना सब्सक्रिप्शन जो है मुझे रिसीव हुआ है पर्टिकुलर ईयर में, वो चाहे नेक्स्ट ईयर के लिए हो, चाहे प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जितना भी हमें सब्सक्रिप्शन मिला है वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाती हैं, जनरल डोनेशन, देन स्पेसिफिक डोनेशन, क्लियर। आफ्टर दैट
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और अगर मैंने कोई एसेट सेल किया और उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है। तो जो भी इनकम मुझे रिसीव हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे रिसीव होंगी। मैं आपको फॉर्मेट भेजूंगी, उस फॉर्मेट में सब कुछ मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें आपको रिसीप्ट साइड में लिखनी है। अब पेमेंट साइड की अगर हम बात करें तो पेमेंट में अगर हमारे पास बैलेंस जो है कैश का वो माइनस में आ रहा है, बैलेंस बीडी, अगर कैश का ओवरड्राफ्ट कैश माइनस में आ रहा है या बैंक माइनस में आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। क्लियर? अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो ये पेमेंट साइड आएगा, अदरवाइज ये किस साइड आएगा? टू साइड आएगा। उसके बाद अब आप सारे एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। हमने सैलरी दी, रेंट दिया, ठीक है। इसके बाद हमने जितने भी एक्सपेंसेस पे किए, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या मैंने कोई एसेट्स खरीदी है, ठीक है। एसेट्स यानी मैंने फर्नीचर खरीदा, या मैंने स्पोर्ट्स का सामान खरीदा है, स्पोर्ट्स मटेरियल, या मैंने कुछ बुक्स खरीदी हैं। अगर मेरा लाइब्रेरी लिटरेरियर इंस्टीट्यूट है तो मैंने उससे संबंधित सामान खरीदा है, बुक्स वगैरह परचेस की हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? पेमेंट। आप ध्यान रखने की वाली बात क्या है कि अगर हमारे इनकम ज़्यादा आ रही है, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? सरप्लस, ठीक है। सरप्लस हमारा कब निकल के आएगा? जब आपका, तो इस सरप्लस को हम यहाँ पे सरप्लस ना लिख के क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। बीडी ऊपर लिखा था तो ये क्या आ जाएगा? कैरेट डाउन कैश का और बैंक का, या फिर हम सिर्फ इंडिविजुअली कैश का निकाल देते हैं, ये टोटल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई होप यू हैव क्लियर दिस स्टेटमेंट, वेरी इजी स्टेटमेंट। सिर्फ हमें रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो हमारे को जितना भी रिसीव हुआ है हम वो सारा दिखाएंगे, और जो हमने पेमेंट कर दिया उसको भी हम इसमें शो कर देंगे। आई होप यू हैव क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।